नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जब से इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, एक कोशिश हमेशा इंसान की रही है, बल्कि कहना चाहिए कि दो कोशिशें रही हैं। एक, वो हमेशा युवा रहना चाहता है, चिर युवा वो बना रहे, इसके लिए न जाने क्या क्या प्रयास करता है। और दूसरा कि अब वो आया है तो चलिए मरने तक ये तो तय है कि वो एक न एक दिन इस दुनिया से जाएगा, लेकिन वो बीमार ना पड़े, उस पर किसी भी बीमारी का साया ना हो। लेकिन बीमारियां कई बार इस तरह से खतरा बनकर आती हैं कि पूरी मानवता को भयभीत करती हैं। अगर हम बात करें 20-25 बरस पहले की, तो HIV एड्स का खतरा दुनिया भर में इतना ज्यादा था कि सब लोग इससे डरते थे। लेकिन आज हालात वैसे नहीं हैं। इंसान ने सचमुच बहुत तरक्की की है और HIV एड्स पर काफी हद तक नियंत्रण लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े ये बताते हैं कि सन 2000 से लेकर सन 2015 की बात की जाए तो HIV संक्रमण के जो नए मामले हैं उसमें तकरीबन 35% की गिरावट आई है। वहीं एड्स से होने वाली मृत्यु में 28% की गिरावट देखी जा रही है। ये तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं स्थिति बेहतरी की ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो कौन सी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं और उनका सामना हम बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, ये बात समझने की आवश्यकता है। बदलते मौसमों में हम नई नई बीमारियों से लड़ने की बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन HIV एड्स का खतरा जो पिछले काफी अरसे से बना हुआ है, उससे लड़ने की हमारी तैयारी आज कैसी है? क्योंकि ये बात सही है कि खतरा कम हुआ है, लेकिन खतरा भी पूरी तरह से मिटा नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों का भी है जिनका इलाज लगातार चल रहा है। उनके इलाज को लेकर उनके मन में कई प्रश्न होते हैं और बहुत से लोगों के मन में इस बात का भी प्रश्न उठता है कि क्या हम इस बीमारी से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं अब भी HIV एड्स के बारे में समझने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में 1 दिसंबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड एड्स डे। इसीलिए ये समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति एड्स से ग्रस्त हैं उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही ये भी कि जो लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, यानी जिन्हें खतरा है एड्स से ग्रस्त होने का, किस तरह से उनका बचाव हो सकता है और कौन सी जानकारी की आवश्यकता होगी एड्स यानी HIV के संक्रमण को रोकने के लिए। क्या होता है ये संक्रमण, किस तरह से फैलता है और कैसे प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के शरीर को, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एड्स रोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इसका संक्रमण कई माध्यमों से फैल सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में इसका कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध। HIV व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और होस्ट सेल में पहुंच जाता है। यहां पहुंचकर ये वायरस अपने आनुवंशिक तत्व होस्ट सेल में डाल देता है और कोशिका के न्यूक्लियस का अंश बन जाता है। कई वर्षों तक वायरस यहीं पर रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। फिर ये वायरस उस कोशिका से निकलकर शरीर की अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इस अवधि में व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते। धीरे धीरे ये वायरस शरीर की CD4 कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और व्यक्ति एड्स रोग से ग्रस्त हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण एड्स रोगी में कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं। इससे बचने के लिए व्यक्ति को इलाज करवाना जरूरी होता है। एड्स के इलाज के लिए देश भर में ART सेंटर्स उपलब्ध हैं, जहां पर एड्स के रोगियों को दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट यानी ART से एड्स रोगी को गंभीर बीमारियों के संक्रमण से बचाना और बेहतर जीवन देना संभव हो सकता है। इसलिए जरूरी है HIV संक्रमण की पहचान जल्द हो और एड्स की दवाएं नियमित रूप से ली जाएं। साथ ही बचाव के लिए जरूरी है कि सावधानी रखें और ये जानें कि HIV के संक्रमण से बचाव का तरीका क्या है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अमीर गजलबाज कहते हैं, तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। अक्सर हम जीवन में ये समझने लगते हैं कि हमारे जीवन की बहुत सी घटनाओं पर हमारा अपना वश नहीं होता और
जब ये घटनाएं घटती हैं, अगर उसमें दोष स्वयं का हो तो मनुष्य पछताता बहुत है, लेकिन बहुत सी घटनाएं दूसरों की गलती की वजह से भी होती हैं। इसलिए कोई गलती ना हो, ध्यान रखें, अपनी जागरूकता बढ़ाएं और जानकारी बढ़ाएं। HIV एड्स के बारे में आज बात करते हैं और समझते हैं विशेषज्ञों से ये तमाम बातें। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप गर्ग, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर RS गुप्ता, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल फ्रॉम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और नाइको से आए हुए हमारे मेहमान डॉक्टर गुप्ता से ही शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त अगर हम HIV एड्स का अगर प्रेजेंट स्टेटस अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है दुनिया भर में? दुनिया भर में HIV एड्स से जो ग्रसित लोग हैं करीबन 33 मिलियन है। 33 मिलियन में से हमारे देश में 33 मिलियन में से हमारे देश में करीबन 21 लाख हमारे देश में 2.1 मिलियन, और 2.1 मिलियन में से जो हमारे हैं केसेस, उनमें से ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन यानी 14 लाख हमारे जिनको हमने डायग्नोसिस कर लिया है, और उसमें से करीबन 1 लाख हमारे 1 मिलियन यानी 10 लाख हमारे ट्रीटमेंट के अंदर जी। तो अभी जो मोटा इश्यू ये है कि 1/3 लोगों का अभी भी उनको मालूम नहीं है कि वो HIV से ग्रसित है, यानी वो संक्रमण HIV का फैला रहे हैं। तो उन लोगों को हमें ढूंढना है और उनको अपने प्रोग्राम में लाना है और ट्रीटमेंट से जोड़ना है। डॉक्टर राय, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये तो बात हुई आंकड़ों की जो स्थिति बताते हैं, लेकिन अगर सामाजिक पक्ष की बात की जाए, लोगों की जानकारी, उनकी जागरूकता और जो एड्स रोगी को देखने का नजरिया है, एक्सेप्टेंस की बात है, किसी भी एड्स रोगी की सोसाइटी में किस तरह से उसको अपनाया जाएगा या कैसे देखा जाएगा, क्या स्थिति उसकी आप देखते हैं? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आपने जो HIV एड्स के बारे में, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि करीब 21 लाख लोग हिंदुस्तान में ग्रसित हैं, इनमें एक स्टिग्मा HIV के साथ जो है एक काफ़ी बड़ा सोशल पहलू है, इनका स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग एक तो इसकी जो है कैसे डिक्लेयर करें वो पॉजिटिव है, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, और स्टिग्मा जो है क्योंकि जो है मेजॉरिटी केसेस में जो है सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होता है, तो इसके साथ उनका व्यभिचार जुड़ा हुआ है, और ये तो लोगों को ये लगता है कि लोगों में जो है मेरी छवि खराब हो जाएगी। सो एक बहुत ही बड़ा पहलू है जिसके कारण से वो बताते नहीं, वो हमारे सिस्टम में नहीं आते ट्रीटमेंट। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, करीब 40% जो ग्लोबल एविडेंस है हमारे पास, 40% लोग अभी बाहर है जिनको अपना स्टेटस नहीं पता है, और हमारा टारगेट भी है, इसीलिए गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि हर आदमी को जो है 2020 तक अपना स्टेटस पता हो जाना चाहिए, जो भी लोग हैं ऐसे जी। और प्रयास की शुरुआत डॉक्टर संदीप गर्ग यहाँ से होती है कि सब लोग ये जान लें कि दरअसल बीमारी क्या है, कैसे होती है। आपसे ये समझना चाहेंगे HIV क्या है और एड्स, दोनों स्थिति में क्या फर्क है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी पेशेंट को HIV हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको एड्स हो गया है। HIV वायरस एक इन्फेक्शन है, और ये जो इन्फेक्शन है ये कई रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, संक्रमित नीडल्स जो होती हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है, और जो सेक्सुअल रूट्स हैं अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकता है, और जो लोग कान को छिदवाते हैं, टैटू बनवाते हैं, अगर उसमें नीडल्स अनसेफ हैं तो उन सबको HIV हो सकता है। लेकिन HIV होने का मतलब ये नहीं है कि वो डे 1 से ही बीमार हो जाएगा जी। और HIV पॉजिटिव मदर से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो माताएं इन्फेक्टेड हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं उनसे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आज HIV अगर आपको डिटेक्ट हुआ तो वो जो बच्चा है, जो इंसान है, वो उसी दिन से बीमार हो जाएगा। इसको तकरीबन 9 से 10 साल लगते हैं पूरी फुल ब्लोन डिजीज होने में, जो कि डिजीज में मल्टीपल सिम्टम्स आ जाते हैं जिससे कि इन्फेक्शन होता है। तो ये चीज समझना जनरल पब्लिक को जरूरी है कि HIV पेशेंट भी एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते इनिशियल फेज में, लेकिन जैसे जैसे HIV वायरस उनकी इम्यूनिटी को खत्म करता जाता है, उनकी संक्रमण शक्ति को रोकने की शक्ति को खत्म करता जाता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं, और बाद में जाके करीब करीब 9-10 साल बाद जाके वो फुल ब्लोन एड्स में हो सकता है, डेवलप हो जाता है।
हमारे पास हमारे दर्शकों के ईमेल्स आने शुरू हो गए। विवेक नारायण जानना चाहते हैं कि HIV वैक्सीन को लेकर क्या प्रगति हुई है। अरविंद हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये सेक्सुअली अगर ट्रांसमिट होता है तो किस तरीके से होता है। संतोष कुमार जानना चाहते हैं कि एड्स कहाँ से शुरू हुआ। ये तमाम बातें हम चर्चा में लाते रहेंगे। डॉक्टर संजय, हम आपसे ये समझना चाहें कि पिछले कुछ वर्षों की अगर हम प्रगति देखें भारत की, तो आंकड़े बहुत संतोषजनक कहे जा सकते हैं, बल्कि उसके लिए आप सभी प्रशंसा और तारीफ के पात्र हैं। ये सब किस तरह से अचीव हुआ? देखिए, जब 1986 में पहली बार हमारे देश में HIV के पता चला, तो उस समय से ही भारत सरकार ने काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे, उसके बाद 1998 से हमारे यहाँ सर्विलेंस सिस्टम शुरू हुआ, जिससे हम एस्टिमेशन करने लगे कि हमारे देश में लगभग कितने लोग हैं। जैसा आज हमने बताया कि 21 लाख लोग हैं। उसके साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ, NSCP4 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1, 2, 3, 4। इस समय 4th फेज में हमें, ठीक है। सो उसी समय से हमारे ये प्रोग्राम शुरू हुए और शुरू में जैसे प्रचार प्रसार पे विशेष ध्यान दिया गया। आज प्रचार प्रसार के साथ साथ जो है हम ट्रीटमेंट पे भी उतना ही ध्यान देते हैं। सो इन सबों का कारण हुआ कि 2000 का डेटा देखें और आज का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 66%, ग्लोबल 35% रिडक्शन है, बट हमारी कंट्री में 66% रिडक्शन है ओवरऑल। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता से हम यही समझना चाहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, 2 सवाल आपसे। नैको का जो रोल रहा, जो भूमिका रही है, वो बड़ी सराहनीय, और जो भी डॉक्टर संजय बता रहे थे, एक बात हम आपसे और भी समझना चाहेंगे। ये आंकड़े बहुत संतोषजनक भी हैं, बल्कि बहुत खुशी भी देते हैं कि सचमुच जो हमने टारगेट जो अचीव किया है, वो जो ग्लोबल जो फिगर है उससे कहीं ज़्यादा है। तो क्या हमारी अब तैयारी आगे के लिए कैसी है? क्या अब भी एजेंडा में सबसे ऊपर इसका कंट्रोल वगैरह वो सब है, या फोकस शिफ्ट हुआ है? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन पूछा, और ये हमारा फोकस बिल्कुल शिफ्ट हुआ है। HIV प्रोग्राम एक सेपरेट हेल्थ प्रोग्राम की तरह रन हुआ। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मैनेज किया 1992 से लेके एज ऑन टुडे। आप देखिए कि हमने जब चालू किया था डिटेक्शन करना, उस समय हमारे पास इलाज नहीं था। इलाज जब चालू किया तो उस समय कम सेंटर थे। 2004 से चालू किया, हमारे 8 सेंटर थे। आज की डेट में हमारे पास 528 सेंटर हैं जहाँ से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और 1 बिलियन, मैंने कहा 10 लाख पेशेंट ट्रीटमेंट पे। अब हमारा फोकस ये है कि हम जो बचे हुए 1/3 हैं जो एक्टिव केयर में नहीं है, उनको हमारे प्रोग्राम से लिंक करें, और लिंक करने के बाद उनका ट्रीटमेंट चालू करें। और जो हमारे ग्रुप है, की पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है, फीमेल सेक्स वर्कर हुआ, जो MSM हुआ, मेल हैविंग सेक्स विद मैन, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हुआ, उनको सबको जो पॉजिटिव है वो डिटेक्ट करें, ट्रीटमेंट से लिंक करें। अब जो फोकस है हमारा वो प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन यानी अगर हम इनको जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो 93% इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, और नई ट्रीटमेंट में डालते, नहीं डिटेक्ट करते तो वो 100% चांसेस है इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेंगे। तो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो ए प्रिवेंशन, ए स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन, तो उस पर ज्यादा फोकस है। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं फोन लाइन पर। कविता जी, आपका स्वागत है टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मेरा पति के ना, वो उनका पॉजिटिव है 2nd स्टेज पे जी। मेरे शादी हो गए 15 साल हो गया, मगर मेरे बच्चों को नहीं है। 13 साल की लड़की है, 7 साल का लड़का है जी, मगर बच्चों को नहीं है। मेरे को भी नहीं बोले, मगर उनको 2nd स्टेज पे, और वो बोले डॉक्टर ने 15 साल तक रह सकते, कोलिक आके रह गई ना, 15 साल तक रह सकते। मगर 15 साल में हम क्या होंगे? मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे, वो पूरे अच्छे होंगे क्या? अच्छा। मुंह पूरा काला हो गया, हमारे टीबी का काट पे आ गए जी। डॉक्टर गर्ग, क्या टीबी का काट का इलाज चालू है 6 महीने के लिए, एक दिन छोड़ के एक दिन 4-5 कोलिक आना पड़ रहे जी। और वो अच्छे होंगे बोले, और ये अच्छे होंगे क्या? पूरी आपका सवाल हमारे विशेषज्ञों ने सुनाया, फोन लाइन पर बने रहिए, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर संदीप गर्ग, देखिए, ये जो इन्होंने बताया कि इनको नहीं है और इनके बच्चों को भी नहीं है और इनके हस्बैंड को डिटेक्ट हुआ है, ये सजेस्ट करता है कि ये जो इन्फेक्शन है शादी के बाद हो सकता हुआ हो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उस नीडल प्रिक से भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा, ये गलत है।
इनको जाके अपने जो ART सेंटर इनके घर के पास है वहां जाके रजिस्टर कराना चाहिए और फिर इनकी कुछ टेस्टिंग की जाएगी। वो टेस्टिंग करने के बाद इनको पता चलेगा किस स्टेज में है, जैसे आप बता रहे हैं कि स्टेज 2 है। उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर इन्हें लगेगा कि इनको इन्फेक्शन ज़्यादा है या काउंट्स इनके कम हैं तो इनको एंटीबायोटिक्स पे डाला जाएगा जो कि हार्ट थेरेपी होती है, जिससे कि वायरल रेप्लिकेशन वायरल ना फैले उनके ब्लड में और उनका जो संक्रमण शक्ति है वो स्ट्रांग रहे ताकि वो HIV के वायरस से लड़ाई कर सकें जी। तो इस तरीके की दवाइयां चालू की जाएंगी और अगर ये हाई रिस्क बिहेवियर छोड़ देंगे और दवाई टाइम से लेते रहेंगे बगैर कोई दवाई नहीं छोड़ते हुए तो इनकी एक अच्छी लॉन्ग लाइफ रह सकती है विदाउट एनी इन्फेक्शन। ये जो मुद्दा सामने आया है डॉक्टर राय की अधिकतर मामलों में पहली चीज की डिस्क्लोज ना करना और इलाज कब शुरू करेंगे या शुरू करने में हिचकिचाहट, क्योंकि शायद अगर अस्पताल गए तो सभी को पता चल जाएगा। तो ये जो चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं इलाज तक पहुंचने में और उसका जो जीवन है व्यक्ति का उस पर भी कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि इलाज ही शुरू नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा है कि अगर जैसा कि बताया इन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि 97% चांस कम हो जाते हैं ट्रांसमिशन के भी अगर इलाज जल्दी शुरू हो जाए। इलाज शुरू करना भी एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है हमारी, लेकिन लोग स्टिग्मा इस सब के कारण से नहीं जा पाते हैं। हमें जो है जितना जल्दी हो सके, पहले कट ऑफ्स अलग अलग थे, अब इस समय हमारा कंट्री का कट ऑफ आ गया कि CD4 काउंट, जैसा कि बताया इन्होंने कि कई टेस्ट कराते रहते हैं, तो CD4 काउंट उनमें से एक टेस्ट है हमारा। तो CD4 काउंट का कट ऑफ पहले 200 था, फिर 350 था, अब 500 हो गया। WHO तो रिकमेंड करता है कि जितना जल्दी हो सके पता चलते ही हमें जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आजकल हम कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ साल पहले हम HIV को लेते थे कि डेथ सेंटेंस हो गया, अब वो ऐसा नहीं रहा, वह समय नहीं रहा। अब एक तरीके से क्रॉनिक डिजीज टाइप इसको हम ट्रीट करते हैं और अगर आप कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट में हैं तो काफ़ी लंबी लाइफ आप जी सकते हैं। तो इनको भी मैं यही सलाह देता हूं कि उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास तुरंत दिखा के और अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जी। एक और चीज़ जो हम समझना चाहेंगे डॉक्टर गर्ग आपसे, जो हमारी दर्शक सवाल पूछ रही थी, बहुत से लोग, जैसा भी डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू होगा या टेस्टिंग हो जाए, लेकिन अमूमन लोग कब टेस्टिंग पे जाएंगे? आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, हाई रिस्क बिहेवियर। तो ये थोड़ा जरा दर्शकों को समझा दीजिए, ये क्या चीजें हैं एक चीज, और कौन से लक्षण हो तो वो क्या टेस्ट कराएं और कहां कराएं? HIV होना और एड्स होने में बहुत डिफरेंस है। तो कब टेस्टिंग के लिए जाएं, या तो सिम्टम्स हों या फिर ऐसे भी पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको सिर्फ अभी HIV ग्रसित हैं लेकिन पूरे सिम्टम्स नहीं आए। पहली बात तो हम जरा ये समझ लें कि किस तरह से ये रूट जो है, एक्सपोजर कैसे हुआ होगा, किसके मन में शक आए कि मुझे कराना है कि नहीं कराना है, तो वहां से बात को शुरू करें। जिन भी लोगों को अगर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए हैं जी, और उन्हें लगता है कि जहां पे ट्रांसफ्यूजन हुआ है वहां पे अनसेफ प्रैक्टिसेस थी, प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स नहीं यूज हुए थे, या कहीं जिन्होंने टैटूइंग कराई है, ईयर पियर्सिंग कराया है, वहाँ पे उन्हें लगता है कि वो जो नीडल्स थी उनसे वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं यूज हुई हैं, या फिर जो लोग अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में लिप्त हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने कभी ऐसा सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ है जिसमें कि प्रॉपर सेफ्टी नहीं ली गई है, उन लोगों को जाके इस चीज़ के लिए टेस्टिंग करानी चाहिए अपने लिए। अगर वो एसिम्टोमेटिक हैं, वो सिर्फ ये पता लगाना चाहते हैं कि HIV से ग्रसित हैं कि नहीं, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें कि ऐसे लोगों में जिनमें हाई रिस्क बिहेवियर पहले हुआ है, कभी एनकाउंटर हुआ है, उन लोगों को जाके टेस्टिंग करानी चाहिए। कहीं भी जाके टेस्ट करा सकते हैं। ये टेस्टिंग जो जाके है, गवर्नमेंट ने ICTC सेंटर खोले हुए हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाएंगे, प्री टेस्ट काउंसलिंग होगी उन लोगों को, उन लोगों के टेस्ट के बारे में बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कराना चाहिए टेस्ट और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी और आपकी फैमिली के लिए, उनको ये बता के फिर उनका प्रॉपर टेस्ट हुआ जाएगा और टेस्ट की रिपोर्ट के बाद फिर काउंसलिंग के साथ ही टेस्टिंग बताई जाती है कि आगे उन्हें क्या करना है। टेस्ट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या एक बार में मान लेंगे कि पॉजिटिव है या और टेस्ट कराएंगे, और क्या रिपोर्ट गुप्त रखी जाएगी? नहीं, इसमें ऐसा है किया गया है कि टेस्टिंग 2 प्रकार के लोगों के लिए बताया गया है कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है उनमें ये नैको कहते हैं, दर्शकों को बता दीजिए, उनको शायद सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक शायद ना समझ में आए। जिनको लक्षण है बीमारी के, उनको जो है सिर्फ 2 बार अलग 2 डिफरेंट किट से टेस्ट करना है। जिनको लक्षण नहीं है बीमारी के, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको 3 डिफरेंट किट से टेस्ट करना होता है। और क्योंकि HIV 2 टाइप का होता है, HIV 1 और HIV 2, तो एक बार टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आता है, दोबारा टेस्ट करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है तभी हम रिपोर्ट देते हैं कि HIV 1 से पॉजिटिव है।
लेकिन अगर कभी भी HIV-2 या दोनों तरह की इन्फेक्शन आ जाएं तो उसको वेस्टर्न ब्लॉट और PCR टेक्निक से दोबारा से टेस्ट करके बताया जाता है। इसको दोबारा टेस्ट करके पॉजिटिविटी बताई दी जी। डॉक्टर गुप्ता, ये तय हो गया कि व्यक्ति को HIV का संक्रमण या एड्स रोग है, अब इलाज शुरू करने की बात है, तो क्या कुछ करना होता है? मान लीजिए कोई ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो बड़े अस्पताल में जाकर, शहरों में जाकर टेस्ट करवाया उन्होंने, लेकिन अब इलाज शुरू करना है, कहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, किससे संपर्क करें वो लोग? इलाज के लिए मैंने जैसे बताया पूरे भारतवर्ष में हमारे पास 528 सेंटर है। 528 सेंटर यानी तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारी इलाज से लिंक है, इलाज सेंटर से लिंक है, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर। ये जो सारे सेंटर हैं हमारे, या तो मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में या उसके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। एक बार वो पॉजिटिव आ गया हमारे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर्स पे, वहां से उसको जो काउंसलर है उसको गाइड करेगा, काउंसलर गाइड करेगा, ये आपके घर से नियरेस्ट ART सेंटर है, ट्रीटमेंट सेंटर है, आप ये जाइए, उसका एड्रेस ये है, वहां कॉन्टेक्ट पर्सन ये है। वो इसके साथ साथ वो उस ICTC वाला उसको ART सेंटर को एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि ये पॉजिटिव इस जगह का रहने वाला बंदा आया है, आदमी आया है, इसको कॉन्टेक्ट किया जाए। तो आउटरीच जब एक्टिविटी हमारा ICTC वाला करता है तो ये इंश्योर करता है कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, और ART सेंटर वाला ICTC वाले को बताता है कि ये पहुंच गया। अब आता है वो जब जैसे ही पहुंचता है तो केयर कोऑर्डिनेटर होता है, वो उसको जो भी पॉजिटिव आया आदमी उसको गाइड करता है, उसको कहता है कि आप HIV पॉजिटिव आए, डरने की कोई बात नहीं है, ये सामान्य रोग है, और अगर आप इस पे निरंतर अपना उपचार कराते रहेंगे, निरंतर इलाज रहते रहेंगे, तो आप सामान्य जैसे डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का पेशेंट सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है 25-30 साल तक, उस तरह से रह सकते हैं। अब इश्यू इसमें ये आ रहा है कि वो उसकी काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग जब ART सेंटर पे करते हैं तो काउंसलिंग हमारा फोकस ये है कि आपको ART जब हम चालू करें तो कोई भी छोटी सी भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी ड्रग का साइड इफेक्ट हो, जैसे डिप्रेशन आपको होने लग जाए, आपको सपने आने लग जाए, नींद नहीं आए, आपको डायरिया हो जाए, या कुछ भी, कोई भी आपको भूख लगना बंद हो जाए, या आपको कोई पेशाब की तकलीफ हो जाए, तो इमीडिएटली जहां ट्रीटमेंट चालू किया वहां रिपोर्ट करें और अपनी मर्जी से कभी भी इलाज बंद मत करें। दूसरा, एक सबसे समझने की बात यह है कि हमारे पास किसी भी ड्रग से साइड इफेक्ट होता है और वो टॉलरेट नहीं करता, वो उसको सूट नहीं करती, माफिक नहीं आ रही है, तो दूसरी ड्रग पे उसको डालते हैं। और सबसे जो बहुत जरूरी और बहुत सहयोग चाहिए आम जनता का, हमें उसमें पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें ड्रग लगातार खानी है। वायरस को हमें उस ड्रग से रेजिस्टेंट होने का मौका नहीं देना है। अगर हम बीच में छोड़ देंगे, वायरस रेजिस्टेंट हो जाएगा, हमें और उससे सेकंड लाइन पर डालना पड़ेगा, यानी फर्स्ट लाइन से आप रेजिस्टेंट हो गए तो सेकंड लाइन, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी जो फर्दर ड्रग्स की बहुत ज्यादा होती है। तो हमें ये फोकस रखना है कि हमें ड्रग लगातार रहें, छोटी छोटी बातें अपने ट्रीटिंग डॉक्टर्स को बताएं, और अपना आहार ठीक तरह से लें, तीनों टाइम नाश्ता भी करें, खाना भी खाएं, और सुरक्षित यौन संबंध बहुत जरूरी है, सुरक्षित यौन संबंध, क्योंकि ट्रीटमेंट चालू करने के बाद भी 7% चांसेस हैं कि आप इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले महाराष्ट्र से हमारे एक और दर्शक हैं, प्रमोद जी हैं टेलीफोन लाइन पर। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। पूरा इलाज के लिए कोई मेडिसिन है क्या? हमारा इंडियन और कोई फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल साइंस ने कोई डेवलपमेंट किया क्या? मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की पहले से की लीजिए। देखिए, पूरी तरीके से इलाज तो संभव है, लेकिन उसका क्योर संभव नहीं है HIV की लिए। तो जैसे बाकी क्रॉनिक डिजीज को हम ट्रीट करते हैं, ब्लड शुगर हो गया है या ब्लड प्रेशर हो गया, आप लाइफ लॉन्ग दवा लेते रहते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही इस केस में भी जो है HIV एक बार हो जाए तो आप लाइफ लॉन्ग दवा लेते रहिए, और काफी हद तक वैसे ही है जैसे बाकी क्रॉनिक डिजीज हैं। तो आपको जो है डॉक्टर के इसमें जो ICTC पे जाके अपना ट्रीटमेंट इलाज शुरू कर देना चाहिए। लोगों के मन से ये डर भी निकालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर संदीप गर्ग, ये बताइए, लोगों के मन में जब ये बात आती है कि HIV एड्स हो गया है, HIV पॉजिटिव होने के बाद ART क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा है, जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ भी हो, आप अपने से दवाई बंद नहीं करेंगे, डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को जाके बताएंगे। अब दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका रहती है
कि भाई ये मैं दवाई खा रहा हूं, इससे न जाने और क्या होगा। तो जो साइड इफेक्ट्स की बात जो अभी निकल कर आई, तो किस तरह के अमूमन साइड इफेक्ट होते हैं, और नॉन कंप्लायंस की अगर हम बात करें, यानी दवाई बीच में छोड़ देना, मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, HIV जो ड्रग्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव ड्रग्स हैं, और इवन अगर हम सिर्फ 2 डोज भी मिस करें महीने में तो भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो डॉक्टर गुप्ता ने बात कही कि एडहिरेंस टू द मेडिसिन, दवाइयाँ रेगुलर टाइम से लेना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। पर दिक्कत ये आती है कि जैसे ही HIV की दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं यूजली वो 2-3 हफ्ते रह के पेशेंट अगर स्टिक करे, दवाइयाँ लेता रहे, तो वो खत्म हो जाते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि नोजिया, उल्टी, उबकाई आना, उल्टी आना, स्किन पे थोड़ा बहुत रैश हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, थोड़ा बहुत पीलियापन आ सकता है आंखों में, पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी ऐसे पेशेंट को दस्त लग सकते हैं। पर अमूमन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये यूजली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। लेकिन ये काफी डराने वाले भी तो हो सकते हैं पेशेंट के लिए। यूजली ये डराने वाले नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि 2-3 हफ्ते अगर दवाई लेते रहें तो रिकवर हो सकते हैं। और इनके साथ जो दवाइयां दी जाती हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि ये सिम्टम्स ना हो। ऐसी दवाइयां भी दी जाती हैं जिससे कि वॉमिटिंग ना हो। जी। डॉक्टर गुप्ता, आपने कहा इलाज के लिए तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इलाज के दौरान व्यक्ति को या तो ट्रांसफर होता है या फिर जॉब ऐसा है, मान लीजिए ड्राइवर है, बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या विकल्प होता है? क्योंकि इसमें खास बात यह है कि डोज मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत सटीक सवाल आपने पूछा। हमें दवाई एक ERT सेंटर पे चालू की, वो जो हमारे घर के पास है, और उसके बाद हम दवाई जब अमूमन 1 महीने की देते हैं हर पेशेंट को। एवरी मंथ हम मॉनिटर करते हैं जब दोबारा दवाई लेने आता है, और इस बीच में कोई भी इसको प्रॉब्लम है तो हम बोलते हैं कि बीच में भी आके आप सेंटर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब जो लोग या तो बाहर जा रहे हैं या ड्राइवर का पेशा करते हैं या ट्रक चलाते हैं, उनको प्रोविजन है हमारे ट्रीटमेंट में 2 महीने का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। अगर सपोज महीना खत्म होने से पहले वो कह रहा है, ड्राइवर आके बोलता है या जो ट्रीटमेंट इलाज ले रहा है वो आके बोलता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो हम उसको 2 महीने की मेडिसिन देते हैं। और दूसरा, एक हम जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो एक ग्रीन बुक देते हैं, एक डायरी होती है पतली सी जिसमें पेशेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। वो जब रिकॉर्ड हम उसको देते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप अपने पास रखिए, जब भी आपकी मेडिसिन, आप जहां भी जा रहे हैं, अगर आपके पास मेडिसिन खत्म होने वाली है तो किसी भी ART सेंटर में आप जाके ये मेडिसिन ले सकते हैं। बस आपको ये सर्च करना है ART सेंटर का है। तो मेडिसिन की उपलब्धता सारे देश में है, सब जगह अवेलेबल है। बस आपको उसको लगातार खाना है, सहयोग करना है, आपका खुद का और आपके परिवार का। जी। हमारे पास हमारे दर्शकों के लगातार ईमेल्स आ रहे हैं, और कुछ ईमेल्स जिस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर गुप्ता आपके लिए ही हैं। कई हमारे दर्शक आपसे प्रश्न कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो इलाज से बाहर हैं और जो आगे संक्रमण फैला सकते हैं, उनके लिए आपके पास क्या विकल्प हैं। ये हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप सिंह, जो बिहार से जानना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल डॉक्टर संजय राय, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, साइड इफेक्ट्स की तो बात हुई, साइड इफेक्ट्स के साथ HIV पॉजिटिव होने के बाद और बीमारियों के साथ जो रिश्ता है, इम्यूनिटी कम होने के बाद, वो खतरा कितना बड़ा है? देखिए, जब HIV से आदमी ग्रसित होता है और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, अगर ट्रीटमेंट पे नहीं है तो इम्यूनिटी कम होने से कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे हमारी कंट्री में ग्लोबली जो है ट्यूबरकुलोसिस उसमें सबसे एक प्रमुख कारण है। एक तो इम्यूनिटी कम होने से करीब 30 टाइम्स ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो इन्फेक्शन, कुछ कैंसर्स हैं जिनके होने का खतरा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे इन्फेक्शन हैं या कैंसर हैं जिनसे उनका खतरा इंक्रीज होता है। तो हमें इसीलिए जो बार बार हम अगर ट्रीटमेंट पे नहीं है तो, अगर ट्रीटमेंट पे नहीं है, लेकिन कई लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उन्हें भी हो जाता है TB। देखिए, पहली कभी भी हो सकता है। अच्छा, TB तो किसी को भी हो सकता है। TB किसी को भी हो सकता है, तो उसमें TB जैसे नॉर्मल को होता है, नॉर्मल इम्यूनिटी होते हुए भी TB हो सकता है, लेकिन चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं जब आपकी इम्यूनिटी काफी कंप्रोमाइज होती है तो उस समय। ठीक। एक बात और डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, ये हमारे जो दर्शक हैं, पहले इन्हीं के प्रश्न को ले लेते हैं। वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर गुप्ता ने मिलियंस में तो बता दी संख्या, लेकिन बाकियों का क्या होगा जो इलाज से बाहर हैं, उन पर क्या फोकस है और क्या कर रहे हैं आप?
इसमें जो हमारा प्रोग्राम का फोकस है वो अवेयरनेस इंक्रीज करने का कम्युनिटी में। उसके लिए हमने देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे अलग अलग कार्यक्रम चला रखे हैं। मास मीडिया, न्यूज प्रिंट, ये सब चीजें तो है। अच्छा, इसी में हमारे एक दर्शक ने एक और भी ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा गांव के स्तर पर भी क्या आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं या ये शहरों और टेलीविजन तक इसी में था? क्या मैं इस समय एक बहुत सबको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं। लोकल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा होता है। एक हमारा विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी होती है। उस विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी में हम HIV का भी चर्चा करते हैं। तो ये अवेयरनेस लोकल अवेयरनेस के लिए विलेज लेवल पे। अब स्कूल में हम एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा, जो कि हम HIV एड्स के बारे में बताते हैं, उसका संक्रमण कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। फिर हमारा कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब होते हैं। कंट्री में हमारे 10,000 क्लब है, जिनको उनको हम 10,000 रुपये एनुअली देते हैं, जिससे वो गोष्ठी करें, कोई अपना कंपटीशन रखें और प्लस इसकी चर्चा करें। और प्लस लोकल जो फोक डांस क्लब होते हैं लोकल स्टेट लेवल के, यानी हमारा फोकस ये है कि लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, प्लस लोकल जो फोक ट्रुप है उनको इन्वॉल्व करके हम कोई नाटक, नुक्कड़ नाटक इस तरह का करते हैं। इसमें कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फुटबॉल के साथ HIV एड्स लिंक है, बहुत अच्छी तरह से उसको लिंक किया है और उसका डिस्ट्रीमिनेशन हुआ है नॉलेज का। सारे नॉर्थ ईस्ट में जो ड्रग की प्रॉब्लम थी और जो HIV एड्स की प्रॉब्लम थी, वो हमने खेल से लिंक किया, उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ। एक आपकी रेल भी तो चलती है, रेड रिबन एक्सप्रेस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रेड रिबन एक्सप्रेस के हमने 3 फेज चलाए। इसकी ये ट्रेन की ये पिकुलरिटी है कि ऑलमोस्ट ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है और अभी तक हमने इसमें करीबन 22 करोड़ लोगों ने हमारे 3 फेजेस में इसको, ट्रेन में हमारी एग्जीबिशन होती है, ट्रेन में हमारी काउंसलिंग टेस्टिंग होती है, ट्रेन में हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्लस फिल्म्स भी दिखाते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे काम लगातार चल रहे हैं जागरूकता बढ़ाने के। इनमें कोई कमी नहीं आई। इनमें कोई कमी। ठीक है, ये सावन ओसवाल का प्रश्न था जिन्होंने जानना चाहा था कि गांव के स्तर पर क्या काम हो रहा है। उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। फिलहाल मुंबई से हमारे दर्शक मोहन जी हैं टेलीफोन लाइन पर। मोहन जी, बहुत स्वागत, पूछें सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना रहा था कि अगर कोई आदमी को एक्सपोजर होती है तो वो कितने दिनों तक मतलब वो टेस्ट करना चाहिए? एक तो एंटीबॉडी टेस्ट है जो 3 महीने या 6 महीने तक करके छोड़ देना चाहिए, उसमें रिजल्ट कंफर्मेटरी हो जाती है। और एक है PCR क्वालिटेटिव टेस्ट, जो लोग बोलते हैं कि 1 महीने या 2 महीने में ही करके उसका रिजल्ट जो है फाइनल कंसीडर किया जाएगा। आप टेस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि टेस्ट कब करना चाहिए? आवाज आनी बंद हो गई। आप सवाल समझ गए। इनका सवाल था कि अगर एक्सपोजर हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक्सपोजर हो जाए तो तुरंत जो है संपर्क में डॉक्टर के आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर उनको लगता है कि खतरा है, हाई रिस्क ग्रुप से या हाई रिस्क एक्टिविटी उनकी रही है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, जिसको अगर हम तुरंत शुरू कर देते हैं, करीब 28 दिन तक हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और विदिन 72 आवर, यह है कि जितना जल्दी हो सके शुरू कर दे, बट 72 घंटे के पहले उसको हम शुरू कर देते हैं। तो अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हमने शुरू कर दिया तो ट्रांसमिट होने के, HIV ग्रसित होने के चांसेस उनके बहुत ही कम हो जाते हैं। एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ जी। अगर ये लगता है। दूसरा, कई बार लोग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारे ICTC सेंटर्स हैं, नहीं जाते हैं स्टिग्मा इसके कारण से, तो इसीलिए ICTC पे कहते हैं कि हम 5C का प्रिंसिपल ये करते हैं। सबसे जो वॉलंटरीली हम, एक तो वॉलंटरी है तो कंसेंट लेते हैं, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मेंटेन रखते हैं जी। तीसरा जो है उनका जो है जो केयर करते हैं तो कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की बात होती है। चौथा जो है उनको जो है केयर के साथ जोड़ने की बात होती है, कंप्लीट केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। तो ये सब है जो हम वो करते रहते हैं, तो इसलिए उनको जाना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी वहां मेंटेन रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, और अब ध्रुव हैं टेलीफोन लाइन पर दिल्ली से। ध्रुव जी, पूछे सवाल। मेरा ये सवाल था सर कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो रेजर यूज कर रहा है अपना, और उसको स्टेरलाइज करके कोई नॉर्मल पर्सन अगर यूज करता है तो उसको कितना खतरा होता है HIV ट्रांसमिटेड का? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि सपोज इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड निकल जाता है, उसमें HIV कितने टाइम तक
लाइव रहता है। डॉक्टर गुप्ता क्या बताना चाहेंगे? रेजर की बात इन्होंने उठाई कि अगर कोई रेजर इस्तेमाल करता है स्टेरिलाइज करके इस्तेमाल कर लें। किसी और का भी प्रश्न था कि नाई के पास जाते हैं, वो उस तरह इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, और उसका वायरस कितनी देर तक ब्लड में जिंदा रहता है अगर बाहर है कहीं तो? बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। और मैं आपको ये बता दूं, इन्फेक्टेड ब्लेड रेजर इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। हरदम जब कटिंग कराने जाए तो कटिंग करते वक्त जब आपका वो ब्लेड इस्तेमाल करता है नाई, तो फ्रेश ब्लेड इस्तेमाल करे। कभी भी यूज की हुई ब्लेड किसी की भी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, ब्लड में अगर है वायरस, ब्लड में अगर बॉडी में है तो लाइफ लॉन्ग सस्टेन करता है, कभी भी खत्म नहीं। वो बाहर पूछ रहे थे, अगर रेजर पे लगा है, कहीं लगा है अगर, तो उसमें एक बूंद है, उसमें अगर HIV का वायरस है तो कब तक जिंदा रहेगा बाहर? जब तक उसमें वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड है तब तक वो जिंदा रहेगा। पर उस वायरस बहुत फ्रेजाइल है, HIV का वायरस बहुत फ्रेजाइल है, हल्का से भी ड्राई हुआ तो खत्म हो जाता है, मर जाएगा, बहुत फ्रेजाइल। पर अगर वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड रहा, ड्राई नहीं हुआ, मतलब अगर एक आदमी शेव कराने गया और उस समय उसने उससे रेजर से शेव की और उसमें ब्लड लगा हुआ है, दूसरे की शेव कर दी, तो 100%। और HIV ही नहीं बल्कि और भी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उससे भी बचना चाहिए। ये चीजें तो बहुत वैसे भी ध्यान रखनी चाहिए। एक बात डॉक्टर संजय राय, यहाँ पर भी सोशल मीडिया में बहुत चलता है, गोलगप्पे खाने वाले वो हाथ कटा हुआ था, इस तरह की बड़ी बातें, ये जो इतनी भ्रांतियां जरा लोगों को क्लियर करते चलने। लोगों को ये पता होना चाहिए कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है। तभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप शुरू में भी आपने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध से, एक दर्शक ने ये भी पूछ लिया, ये असुरक्षित यौन संबंध का अर्थ क्या है? एक दर्शक ने पूछ लिया। असुरक्षित का है कि आप जो है सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप जो है दूसरे के HIV स्टेटस नहीं जानते हैं तो, ठीक है। सो असुरक्षित यौन संबंध इसको कहते हैं। तो या इन्फेक्टेड ब्लड से जा सकता है, मदर से बच्चों में जा सकता है, तीनों समय में जा सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जा सकता है, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जा सकता है, और उसके बाद बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है, सो तीनों समय में जो है ट्रांसमिट हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट पे नहीं है तो करीब 15 से 45% चांस है कि इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, वो चला जाता है। इसीलिए उसके लिए हमें प्रिवेंटिव प्रोग्राम जो है कि बच्चे में ना जाए, ये चलाते रहते हैं। जी डॉक्टर गर्ग, ये जब प्रिवेंशन की बात आ रही है तो आपसे ये समझें कि एक तो बात हुई कि कोई भी व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति, उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें, स्पेशलिस्ट की बात करें, सर्जन्स की बात करें, अगर किसी HIV पेशेंट्स के साथ इतने क्लोजली डील कर रहे हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, वहां पर क्या कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत होगी? देखिए, प्रिकॉशंस कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस नहीं होती हैं इस केस में। वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का कहने का मतलब है कि कहीं भी कोई इन्फेक्टेड वो है तो आपके और पेशेंट के बीच में एक बैरियर होना चाहिए, प्रॉपर ग्लविंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी ऑपरेशन करते कहीं स्प्लैश होगा तो प्रॉपर आई केयर होना चाहिए, आई गॉगल्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड फ्लूइड से आपके ऊपर ना गिरे। तो अगर आप ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेते हैं तो HIV होने का खतरा बहुत ही कम है। जी डॉक्टर गुप्ता, हमारे एक व्यूअर ने ये सवाल किया था कि वैक्सीन क्या उपलब्ध है, तो क्या वैक्सीन है और आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? एज ऑन टुडे, आज की तारीख में कोई वैक्सीन नहीं है जो HIV एड्स से बचाता है आपको। पर पूरे विश्व में HIV एड्स वैक्सीन पे काफी काम चल रहा है, सारे डेवलप्ड कंट्री में भी, हमारे देश में भी। और आज सिर्फ आपको अपने को HIV से सुरक्षित रखने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, आप MSM है, और या आप इंजेक्टिव ड्रग यूजर है, तो आपको स्टाइल सिरिंज यूज करना चाहिए। और आपको तुरंत हमारे जो सेंटर्स हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, या हमारे IDU सेंटर हैं, या TI साइट है, टारगेटेड इंटरवेंशन साइट, जहाँ पे हम उसको गाइड करते हैं कि आप अपनी ड्रग्स से कैसे बच सकते हैं, HIV इन्फेक्शन होने से कैसे रोक सकते हैं अपने आप को, वो है। प्लस उसका सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। सब्स्टिट्यूशंस करने का मतलब यह है कि उसको हम इंजेक्शन से ओरल ड्रग पे लाते हैं, ओरल ड्रग से लाके फिर उसको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर संजय राय, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, बात बहुत हद तक इम्यूनिटी की बहुत आती है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, और खास तौर पर अगर उसको HIV वायरस अगर पॉजिटिव आ गया है तो
क्या कोई तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें? क्या लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, खास तौर पर एचआईवी के मद्देनजर? एचआईवी के मद्देनजर जैसा कि पौष्टिक आहार सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रीटमेंट तो करना ही है, ये साथ में पौष्टिक आहार आपको जो है, जो एक बैलेंस डाइट की हम जब बात करते हैं तो बैलेंस डाइट लेता रहना चाहिए था। उस समय आपकी भ्रांतियों वाला ये मैं बताना चाह रहा था वो नहीं कि कुछ भ्रांतियां भी लोगों में बहुत ज्यादा रहती हैं, जैसे कि हाथ मिलाने से, साथ खाने से, साथ घूमने से, इन सबों से एचआईवी नहीं फैलता। ग्लोबली कोई एविडेंस नहीं है। इवन किस करने से भी जो है ये नहीं फैलता है। तो ये भ्रांतियां बहुत से लोगों की रहती है कि एचआईवी, जो स्टिग्मा एक ये भी है कि कोई एचआईवी का मरीज है तो ये सोच के कि कहीं से मुझे ना फैल जाए, तो तभी से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उनके अलावा और किसी कारण से नहीं फैलता। वही 4 रूट हैं जिनसे फैल सकता है, तो उसके अलावा और कोई रूट नहीं है। इसलिए जो है इस स्टिग्मा को लोगों को निकालना चाहिए मन से कि एचआईवी मरीज के हम साथ हैं तो हम फैल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जी डॉक्टर संदीप गर्ग, क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी हमेशा ही इतनी रहे कि एचआईवी का जो वायरस है वो हम पर अटैक ही ना कर सके किसी भी तरह से? देखिए, एज सच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ जाए आपकी। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए इन पेशेंट्स के लिए, ताकि इनका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। बट आज की डेट में साइंस ऐसी तरक्की कर रही है कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जो कि वायरल रेप्लिकेशन के साथ साथ रोकने के साथ साथ वायरस की अटैचमेंट को नए सेल्स पे वायरस अटैक ना कर पाए, जिनको हम कहते हैं फ्यूजन इनिबिटर्स, जो कि वायरस को नए सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोकता है। ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो कि अभी ट्रायल में हैं, बट अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन फॉरेन में इस ड्रग्स के ट्रायल्स हो रहे हैं जो कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया में भी आ जाएंगे। जी डॉक्टर गुप्ता, जब आने वाले समय की बात करते हैं तो जो मेन मुद्दा है कि इन्फेक्शन को होने से रोकना है, तो टारगेट किससे कर रहे हैं आप और क्या प्रयास करने की उम्मीद है कमिंग फ्यूचर में? इसमें बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सटीक सवाल है। इसमें हमारे 2 ग्रुप है। एक तो जो हमें नोन है, यानी हमारे प्रोग्राम से लिंक है, उनका स्टेटस हमें मालूम है, वो ट्रीटमेंट पे हैं। हम वो ट्रीटमेंट ऑल प्रिवेंशन करता है, इन्फेक्शन का 93% प्रोटेक्शन देता है। हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले और उनके फैमिली मेंबर उनको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करने में सपोर्ट करें। दूसरा जो 1/3 बच्चे लोग हैं, उनमें हमको मिथ हटाना है। किसी को भी एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, जो असुरक्षित यौन संबंध जो भी करता है उसको हो सकता है, और उसको कंडोम लेने का इस्तेमाल करना है। तुरंत अपनी जांच करा लिए, जांच कराने के बाद ट्रीटमेंट सेंटर से लिंक होना है। एक सबसे बड़ी बात है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी जानकारी ही आपका बचाव है। आप जितने जानकार हैं, जितना आप उससे बच सकते हैं। आप हर बात के लिए, अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, वो इंजेक्शन यूज कर रहा है, तो आप बोलेंगे उस समय कि मेरा इंजेक्शन मेरे को बिल्कुल स्टाइल नीडल, बिल्कुल नई नीडल सिरिंज से लगाइए इंजेक्शन। या आप ब्लड ले रहे हैं, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या आपके किसी रिलेटिव का हो रहा है, आप बोलेंगे उसको कि ये ब्लड टेस्टेड ब्लड है, उसका वो आप ब्लड बैंक देख सकते हैं, उस पर लिखा रहता है ब्लड बैंक टेस्टेड फॉर ऑल 5 डिजीजेस। और सब उनको सबसे आगे आना चाहिए जिनका असुरक्षित यौन संबंध की हिस्ट्री है, या इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स की हिस्ट्री है, या मैन हैविंग सेक्स विद द मैन, होमोसेक्सुअल्स हैं वो, या जो भी जिसका भी रिस्की बिहेवियर है, वो आगे आए, अपनी जांच करवाएं, ट्रीटमेंट से करें, अपने परिवार को इन्फेक्शन, अपने वाइफ को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने होने वाले बच्चों को प्रिवेंशन से रोक सकते हैं, इन्फेक्शन रोक सकते हैं, और इसमें उनका सहयोग बहुत जरूरी है। जी, और इस समय हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर, संदीप जी हैं, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, विंडो पीरियड में अगर किसी को ब्लड डोनर करते हैं पॉजिटिव पेशेंट का, आफ्टर 6 मंथ के बाद उसको विंडो पीरियड जो रहता है वो उसको पॉजिटिव दिखाएगा जी। उसके पहले अगर किसी को ब्लड डोनर करते तो उसके लिए क्या फिर ये कर सकते हैं अपन? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर संदीप गर्ग। विंडो पीरियड जो है, अगर इन्फेक्शन हुआ आज और कुछ समय तक तो नहीं आएगा, उस दौरान अगर किसी को ब्लड डोनेशन हुआ तो क्या होगा रिजल्ट? ये बहुत अच्छा सवाल है। और जब भी एचआईवी संक्रमित ब्लड आप लेते हैं अगर, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने में एटलीस्ट 25 दिन से 6 महीने तक और 3 से 6 महीने तक का टाइम लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो उस 6 महीने के दौरान अगर
टेस्टिंग पता करनी हो तो कैसे करें। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके के टेस्ट हैं, जिसमें कि हम वायरस का एनवेलप प्रोटीन जो होता है, जिसको हम GP120 और P24 एंटीजन टेस्ट कहते हैं, वो स्पेसिफिक लैब्स में कराए जा सकते हैं एज अर्ली एज 10 to 15 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। जी, इनका जो सवाल था ये था कि अगर किसी को विंडो पीरियड में ब्लड चढ़ा दी जाए, विंडो पीरियड में संभावना कभी भी हो सकती है, क्योंकि उस समय जो रूटीन हम टेस्ट करते हैं वो एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट करते हैं, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल अपना जानना चाहे वो तो जैसा बताया डॉक्टर साहब ने वैसा हम कर सकते हैं, बट जो रूटीन हम ब्लड बैंक में करते हैं उससे विंडो पीरियड में चढ़ने की संभावना है। बट चूंकि हमारी कंट्री में इतनी कम प्रिवलेंस है HIV का कि उससे जो है बहुत ही ऑलमोस्ट न के बराबर चांसेस हैं कि ये। वैसे आपकी इस बात से एक मैसेज, एक संदेश ये भी जाना चाहिए दर्शकों में कि अगर किसी का रिस्क बिहेवियर या ऐसा कुछ उसे शक है तो उस दौरान वो रक्तदान ना करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी। दिल्ली से एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रीति जी फोन लाइन पर। प्रीति जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट एक प्राइवेट डॉक्टर से चल रहा है जी पिछले 10 साल से, तो क्या सेम ट्रीटमेंट हमें सरकारी हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया जा सकता है? अभी रिसेंटली हम जो मेडिसिन ले रहे हैं दैट इज ट्रुस्टिवा। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि ओरल सेक्स कितना सेफ है? 2 सवाल हैं इनके। एक डॉक्टर गुप्ता, पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट ले रही हैं, क्या कर सकती हैं गवर्नमेंट सेटअप में शिफ्ट होने के लिए, जो शायद आपकी पहली प्रायोरिटी होगी? बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कंप्लीटली फ्री है और हमारा स्टैंडर्डाइज एक्सपर्ट की ओपिनियन से जो डेवलप किया गया प्लस WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, उसको हम फॉलो करते हैं। और ट्रीटमेंट आप HIV का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका। ट्रीटमेंट महंगा है, सालाना करीबन 7,000 रुपये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में खर्चा आता है और ये कंप्लीटली हम मुफ्त दे रहे हैं। तो आपको तुरंत वहां से अपनी सारी रिपोर्ट लाके हमारे सेंटर में मिलना चाहिए। ICTC में हम दोबारा जांच करवाएंगे और ICTC में जैसे ही कंफर्म होगा तो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उस पर हम स्विच ओवर हमारे सेंटर में कर सकते हैं। उसमें स्विच ओवर करने में हमारे प्राइवेट से हमारे यहाँ आने में कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हम इसको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो आके फ्री इलाज लें यहाँ। जी, और जो इनका दूसरा सवाल था डॉक्टर राय, इनका सवाल था ओरल सेक्स कितना सुरक्षित है। देखिए, ओरल सेक्स HIV जो ट्रांसमिट होता है वेजाइनल सिक्रीशन या सीमेन में, दोनों में HIV की संख्या काफी होती है। ओरल सेक्स में भी अगर एब्रेजन है, कहीं अल्सर है, तो चांसेस उतने ही इंक्रीज हो जाते हैं आपके HIV ट्रांसमिशन के। इसलिए इवन ओरल सेक्स के लिए भी रिकमेंडेशन है कि आप कंडोम का यूज करें, मेल या फीमेल कंडोम का यूज किया जा सकता है। जी, और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 649 में हमने आपसे पूछा था कि मधुमेह यानी डायबिटीज रोग को नियंत्रित करने के लिए इनमें से क्या उपयोगी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होते ही दवा छोड़ देना ये उचित नहीं है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि HIV का संक्रमण इनमें से किससे नहीं फैलता। ऑप्शन ए, असुरक्षित यौन संबंध से। ऑप्शन बी, HIV संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से। या फिर ऑप्शन सी, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने, साथ उठने बैठने या खाना खाने से। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 649 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर गुप्ता से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर गुप्ता, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन बने हैं? आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। डॉक्टर SP सिंह, जबलपुर MP के हैं। डॉक्टर SP सिंह को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संदीप गर्ग, आपको HIV क्या है?
HIV एक संक्रमित बीमारी है जो कि अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है। डॉक्टर राय, क्या HIV और एड्स एक ही अवस्था है? नहीं, HIV जैसा संक्रमण की अवस्था है, और एड्स जो है जब आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कई बीमारियां उसको ग्रसित होती है, उस अवस्था को कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, HIV एड्स के वर्तमान आंकड़े क्या हैं भारत में? हमारे भारत में 21 लाख मरीज हैं, उनमें से हमारे जो प्रोग्राम के अंदर है 14 लाख। डॉक्टर गर्ग, HIV किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? HIV किसी भी व्यक्ति के शरीर में अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, टैटूइंग और ईयर पियर्सिंग्स और फ्रॉम मैटरनल टू माता से शिशु को हो सकता है। डॉक्टर संजय राय, अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को मच्छर काट ले तो क्या वो मच्छर HIV आगे किसी व्यक्ति को फैला सकता है? जो हमारे पास एविडेंस है, मच्छर से HIV नहीं फैलता। डॉक्टर गुप्ता, क्या HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहने से या उसके साथ खाना खाने से ये संक्रमण फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं फैल सकता। टैटू का डॉक्टर संदीप गर्ग आपने बताया, इसके अलावा क्या नाई की दुकान, डेंटल क्लिनिक, यहाँ भी ये खतरा हो सकता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है। अगर नाई की दुकान में जो रेजर है, अगर वो स्टरलाइज नहीं है, न्यू नहीं है और पहले किसी पे यूज हुआ है जिसको HIV इन्फेक्शन है, तो दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ऐसे ट्रीटमेंट में आपको ब्लड के साथ आपकी एंट्री हो रही है। जी डॉक्टर राय, सिरिंज सुरक्षित है, ये कैसे सुनिश्चित करें? इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा नई सिरिंज का उपयोग करें। नई सिरिंज का कई बार लोग जो है स्टरलाइज बॉयल करके यूज करते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, तो हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। डॉक्टर गुप्ता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त चढ़ाने में किन बातों का अवश्य पालन होना चाहिए? रक्त चढ़ाने में 5 बीमारियों के लिए आपका रक्त परीक्षण होना चाहिए, वो ब्लड बैग पे लिखा रहता है। HIV की टेस्टिंग, हेपेटाइटिस B की टेस्टिंग, हेपेटाइटिस C की टेस्टिंग, सिफिलिस की टेस्टिंग और मलेरिया की। अगर वो उससे टेस्टेड और नेगेटिव है, वो सुरक्षित ब्लड है। ठीक। डॉक्टर गर्ग, HIV संक्रमण की आशंका हो तो जांच कब करवाएं? में से इनको ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स हुए हैं तो उनको अपने पास के ICTC सेंटर में जाके जांच अवश्य करानी चाहिए। डॉक्टर संजय, विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं HIV का, उससे डिटेक्ट न कर पाना, क्योंकि एंटीबॉडीज का हम टेस्ट करते हैं, उस समय शरीर में इतनी एंटीबॉडीज नहीं बनी होती है कि वह डिटेक्ट हो जाए। उस पीरियड में हम निगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं मरीज को, जबकि मरीज एक्चुअली पॉजिटिव होता है। इस पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, शक की अवस्था में कितनी बार और कब तक जांच करवानी चाहिए? अगर किसी को शक है तो अर्लीस्ट आपका जैसा 28 दिन बाद डिटेक्ट हो सकता है, पर कंफर्मेशन टेस्ट आप 6 वीक के बाद कराते हैं तो 100% एंटीबॉडी टेस्ट कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर संदीप गर्ग, HIV में इलाज कब शुरू किया जाता है? HIV में इलाज जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन NACO की हैं, अगर किसी का भी CD4 काउंट 500 से नीचे है तो उसको HIV का इलाज दिया जाना चाहिए, और अगर कोई भी पेशेंट WHO स्टेज 3 और 4 में है तो उनको इलाज दिया जाना चाहिए। ये इलाज कब तक चलता है? डॉक्टर राय, क्या वो जो रोगी है वो HIV मुक्त यानी उससे क्योर हो सकता है बीमारी से? पहली बात, क्योर कंप्लीटली होना संभव नहीं है आज की डेट में जो है। हाँ, लाइफ लॉन्ग इलाज चलता रहता है। एक बार इलाज शुरू करते हैं सारे ग्रुप में, अगर इलाज शुरू किया तो लाइफ लॉन्ग चलेगा। जी डॉक्टर गुप्ता, ART क्लिनिक्स कहाँ पर हैं और इलाज में खर्चा कितना होता है? ART क्लिनिक पूरे भारतवर्ष में है और इस समय 528 ART क्लिनिक है और 1105 हमारी लिंक ART क्लिनिक है। तो ये करीबन फिगर आता है 1600। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में ART सेंटर्स हैं, उपलब्धता है और किसी भी जगह इलाज चालू किया जाता है। ये इलाज बिल्कुल मुफ्त है। वैसे जो खर्चा इसमें आता है, फर्स्ट लाइन ड्रग में 7000, सेकंड लाइन में 17000 और थर्ड लाइन में 1,30,000 सालाना खर्चा आता है इसमें। पर ये सरकारी संस्थान, सरकारी ART सेंटर ये बिल्कुल मुफ्त है बिल्कुल। जी जी डॉक्टर गर्ग, आखिरी राउंड है सवालों का। आप संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर जब बात होती है बचाव की, तो ट्रांसमिशन रोकने के लिए, खास तौर पर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जो भी माता है उसको अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए हॉस्पिटल में जाके। अगर उन्हें पता है इस चीज़ का टेस्टिंग करानी चाहिए, और अगर उन्हें पता चल गया है जैसे जैसे डॉक्टर एडवाइस दे वैसे वैसे उनको करना चाहिए। उनको बिल्कुल भी इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर संजय राय, चलते चलते संदेश के तौर पे दवा, और अगर हम इलाज की बात करें तो दवा में, और बचाव के लिए वैक्सीन वगैरह की दिशा में क्या आने वाले वक्त में हम क्या उम्मीद करें? HIV का अगर पूरी इलाज जो है बचाव ही है। अच्छा, तो उससे आप अपना बचाव करें, वही आपका इलाज है।
डॉक्टर गुप्ता, आने वाले समय में बचाव के लिए टारगेट्स क्या होंगे? बचाव के लिए टारगेट यह है कि जो एक तिहाई केसेस अपना HIV स्टेटस नहीं मालूम है वो आगे आए, अपनी जांच कराएं और जांच कराने के बीच में सुरक्षित यौन संबंध करें और अगर जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ट्रीटमेंट तुरंत चालू करें और प्लस इसमें सारे परिवार का, सारी कम्युनिटी का सहयोग चाहिए। उनको कम्युनिटी के साथ मूव करने की ताकत दें, हौसला बढ़ाएं उनका। ये बीमारी साथ रहने से, साथ में खाने से, हक करने से नहीं फैलती है। ये असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है या मदर से चाइल्ड में फैलती है या सिरिंज से फैलती है। इसलिए सब पूरे समस्त लोगों का सहयोग, समस्त समाज का सहयोग पेशेंट के साथ प्लस डॉक्टर्स के साथ चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो जरूरत इस बात की है कि सब साथ चलें, नजरिया बदलें, एड्स रोगी के लिए भी और एड्स रोग के लिए भी जानकारी लें और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी रिस्क ग्रुप में आप हैं तो अपनी जांच अवश्य करवा लें। बुजुर्गों की बात मानिए, जैसा कि वो हमेशा बताते हैं कि कोई जोखिम भरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि जामुन की डाल पर झूले नहीं डाले जाते। इसी तरह कोई ऐसा काम न करें जिससे आपको खतरा हो और उससे आगे समाज में किसी को भी खतरा बढ़े। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।